Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the newspaper analysis for 17 December 2021. इतने दिन से न्यूज़पेपर नहीं आया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे सर क्या हो गया, तो ये ड्यू टू माय हेल्थ रीजंस, भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत बीमार पड़ गया इस बार, तो इस चक्कर में न्यूज़ नहीं आ पाई। लेकिन आपसे मैं कोशिश करूँगा कि डेली न्यूज़ हम फॉलो अप कर पाएँ। तो हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। एक सेकेंड, भूल जाते हैं तो चलाओ नहीं। 1971 वर्ल्ड ऑल्टर्ड आइडियोलॉजिकल मैप कोविंद। अब ये क्या न्यूज़ है? पूरी न्यूज़ बेकार है, बस ये हो गया है कि 50 साल हो गए हैं। किसको हो गए हैं? बांग्लादेश को आज़ाद हुए हुए। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। आज चल रहा है 2021, तो कुछ नहीं, 50 साल हुए हैं। उसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं कोविंद साहब, इन्होंने श्रद्धांजलि दी है फादर ऑफ बांग्लादेश को। फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है? शेख वो क्या कहते हैं, इनका नाम जो है मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। इन्हीं की जो बेटी है वो आजकल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको हम जानते हैं हसीना बेगम जो है, तो शेख मुजीबुर रहमान की वो बेटी हैं। तो आपको याद रखना है शेख मुजीबुर रहमान, लिख सकते हैं आप, रफली लिख लीजिए, ठीक है। तो ये फादर है, बस ये दो न्यूज़ याद रखनी है, इससे ज़्यादा याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट कट पेट्रोल प्राइसेस टू कर्ब रेवेन्यू फॉल। तो ये क्या चीज़ है? ये है कि गवर्नमेंट जो है पेट्रोल प्राइसेस काटने के लिए जो उसने पेट्रोल के प्राइस हैं वो कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो गिर गया है। एक चीज़ आप जो इसमें क्वेश्चन बनता है, हमें नहीं जानना कितने पैसे बढ़े कितने पैसे कम हुए, जो अपने को जानना है वो ये कि किस किस पे ऊपर जीएसटी नहीं लगता। एक ये पेट्रोल ऐसा है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सिविल सर्विस में 2019 में सवाल आ चुका था, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे ऐसे 4-5, और उसमें ये पूछा था इसमें से जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगता है। तो याद रखिएगा ये जितने आइटम है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, या ये पेट्रोल दोबारा लिख दिया, या नेचुरल गैस हुआ, या एविएशन टर्बाइन फ्यूल हुआ, या इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पे भी नहीं लगता है हमारा जीएसटी, या फिर हमारा अल्कोहल, जो अल्कोहल जो हम दारू पीते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल, उस पर भी नहीं लगता है। तो ये कुछ कुछ मेन चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल जान के कुछ होगा नहीं, उतने क्वेश्चन डिटेल से होते नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, जितना आपका काम का उतना ही। कैबिनेट नोट टू रेज गर्ल्स मैरिज एज टू 21। तो कैबिनेट ने कह दिया कि गर्ल्स की एज पहले 18 साल हुआ करती थी शादी करने के लिए, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 21 साल ही कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कितने साल हो गई है? 21 साल ही हो गई है, मतलब कैबिनेट ने ऐसा बोल दिया है। तो ये बस आपको रफली याद रखना है। किस एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं? तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का इसमें अमेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एज बढ़ाई जाएगी। अच्छा, आपको आज का क्वेश्चन ये है कि किस एक्ट में ये बोला गया था कि गर्ल्स की एज को 14 कर दिया गया था? 14 कर दिया गया था, याद रखिए, गर्ल्स की एज को 14 ईयर किस एक्ट में फिक्स किया गया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस सबका आंसर आज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, नहीं आता है तो मैं कल इसका आंसर दूंगा। जिसमें एज जो है वुमेन की वो 14 साल कर दी गई थी, फिर उसके बाद 14 के बाद 18 हुई और 18 से अब 21 होने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं। द WTO चैलेंज टू MSP इज अनदर फ्रंटियर टू क्रॉस। अभी क्या है, ये कुछ नहीं है, एक एडिटोरियल आया था, इसमें MSP WTO से लिंक करके बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज हम बोल सकते हैं सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर का जो छुपा हुआ एक पॉइंट है वो तो मैं बस उतने बता देता हूँ। क्या होता है कि सारे नेशन अपने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ सब्सिडी देते हैं। जैसे इंडिया में बहुत तरीके की सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, किसान को, कि उससे गेहूं, मतलब कुछ फर्टिलाइजर खरीदना है उसकी सब्सिडी, कुआं खुदवाना है उसकी सब्सिडी, कुछ लोन लेना है उसकी सब्सिडी, तो बहुत तरह की सब्सिडी होती है। तो WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सब्सिडीज जो दी जाती हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू, एक होती है अंबर, अंबर बोलते हैं। तो ये 3 तरह की सब्सिडी हैं जो दी जाती हैं, मतलब ग्रीन सब्सिडी, ब्लू सब्सिडी और अंबर सब्सिडी। ये बॉक्स हैं, 3 बॉक्स समझ लीजिए, 3 तरीके के बॉक्स होते हैं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है मैं पहले ही बता देता हूं। ग्रीन सब्सिडी होती है, ये वो सारी सब्सिडी होती हैं जिसमें आप कुछ भी दे दीजिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जैसे क्या क्या इसमें आता है ग्रीन बॉक्स में, मैं बता देता हूं। ग्रीन बॉक्स में जैसे आता है, जो हम इनकम सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को, जो भी हम उनको इनकम पैसा देते हैं, जो आपने सुना है 2000 रुपए उनको दिए जाते हैं ना साल में 3 बार, जो दिए जाते हैं 6000 रुपए जो सालाना देता है PM किसान सम्मान निधि, जो एक योजना है, वो आती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। सरकार, जो भी सरकार फार्मर्स को पैसा देती है उसको हम रख देते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में, इसको कम करने की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरी क्या होती है, मैं आपको इसका डिटेल वो ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। यहाँ पे कोई सब्सिडी दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और कॉज मिनिमल डिस्ट्रप्शन, तो इस पे कोई लिमिट नहीं है, कितना ही आप देते रहो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में क्या होता है, ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडी अलाउड बट मस्ट बी डिजाइन टू मिनिमाइज ट्रेड डिस्टॉर्शन। इसमें वो आइटम रखे जाते हैं जिसकी वजह से ट्रेड बेकार ना हो, ट्रेड में कोई डिस्टॉर्शन ना आए, वो सारे आइटम रखे जाते हैं। फार्मर्स को कौन सी मिलती है इनमें से, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दोनों तरीके की सब्सिडी फार्मर्स को मिलती है। ब्लू बॉक्स में क्या रखा गया, लाइक डायरेक्ट पेमेंट अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इन्हें जो ब्लू बॉक्स है वो किसी प्रोग्राम के तहत मिलती है, कि मतलब कोई स्पेशल योजना आती है उसके तहत, अगर मतलब चाहिए कि बस गेहूं हमें बढ़ाना है, गेहूं की खेती हमें बढ़ानी है, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम आया, उसके तहत इनको पैसा दिया गया ताकि गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकें, तो उसको बोलते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दी जाती है, इस पे भी कोई लिमिट नहीं है। मेन मुद्दा जो आता है वो है अंबर बॉक्स सब्सिडी का। अंबर बॉक्स सब्सिडी ये होती है कि ये वो सब्सिडी है जो एक लिमिट में देनी चाहिए, लिमिट में देनी चाहिए। लिमिट क्या है कि 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर, ये होता है 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन एग्रीकल्चर। ये था डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। इंडिया के लिए क्या था, इंडिया के लिए था 10% एग्रीकल्चर फॉर डेवलपिंग। तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग है, तो इंडिया की जो लिमिट है 10% है। इसको बोलते हैं डी मिनिमस लेवल, डी मिनिमस, ये बोलते हैं डी मिनिमस लेवल, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया की जो डी मिनिमस लेवल है वो है 10%। बस आपको याद रखना है कि अंबर बॉक्स सब्सिडी में इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री में है और इसको डी मिनिमस लेवल में रखा गया है। तो अंबर बॉक्स में क्या दिक्कत है, अंबर बॉक्स में जो सरकार जो सब्सिडी देती है, जो एमएसपी है, एमएसपी किसमें, एमएसपी जो है वो अंबर बॉक्स सब्सिडी में, मेन दिक्कत यही है। और सारा मुद्दा जो है वो एमएसपी का है। अब भी सरकार क्यों एमएसपी खत्म कर रही थी, क्योंकि हमारे ऊपर डब्ल्यूटीओ से प्रेशर आ रहा था कि आप अपना जो एमएसपी का जो पैसा है, जो एमएसपी में आप जो सब्सिडी देते हैं अंबर बॉक्स के तहत, वो आपकी डी मिनिमस लेवल से ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, इसलिए उसे कम कर दीजिए। तो इसलिए सरकार ये 3 जो फार्म लॉस लेके आई थी, इसका एक रीजन ये भी है। अगर वो आपसे फार्म लॉस के ऊपर कोई भी आपके ऊपर सेकंड पेपर में आर्टिकल आता है, तो इसमें आप एक ये रीजन दे सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा था डब्ल्यूटीओ का, क्योंकि हमारी जो एमएसपी है वो अंबर बॉक्स में रखी हुई है और अंबर बॉक्स की जो लिमिट है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार चाह रही थी कि एमएसपी को, ये सरकार तो बोल रही है खत्म ना, मतलब एमएसपी को खत्म तो पहले भी नहीं कर रही थी, सरकार चाह रही थी कि कुछ तरीके से रिड्यूस हो जाए। वो रीजन यही था ताकि हमारी जो डब्ल्यूटीओ में जो हमारा प्रेशर है वो रिलीज हो सके, मेन दिक्कत यही थी। तो ये पूरी टोटल बात थी। इसमें लिखा भी है, even India procurement for rice and wheat, even it violate the de minimis limit, will enjoy legal immunity. However, India will not be able to employ the peace clause. तो यही मेन बात लिख रही है। इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अगर वो आपसे पूछ ले, आपके ऊपर मान के चलिए आपके ऊपर कोई एडिटोरियल कह रहा हूँ, सेकंड पेपर में अगर कुछ लिखने को ही आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव क्या होगा एमएसपी का। तो एमएसपी का ऑल्टरनेटिव है कि हम जो फार्मर्स हैं उनको सीधे हम प्राइस सपोर्ट स्कीम का पार्ट बना दें, प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसको याद रख लीजिए, प्राइस सपोर्ट, कि उन्हें हम सीधा पैसा ही दे दें कि भाई तुम अपने हिसाब से जो तुम्हें सब्सिडी में, जैसे मान के चलिए मैं एक किसान फार्मर हूँ राजस्थान में और आप हैं किसान जो है पंजाब के हैं, या मान के चलिए आप हैं मणिपुर के किसान, तो दोनों किसानों में सब्सिडियों को मतलब उनकी जरूरतों में अंतर है। जैसे अगर मणिपुर का किसान है तो उसे क्या चाहिए, उसे पानी की तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि पानी तो मणिपुर में खूब आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। लेकिन राजस्थान के किसान को क्या चाहिए, राजस्थान के किसान को चाहिए कि ज्यादा मुझे पानी मिले। तो दोनों के प्रेफरेंस में फर्क है, इसलिए सरकार को दोनों ही फार्मर्स को, भले वो मणिपुर का हो भले राजस्थान का, उसको पैसे देने चाहिए, प्राइस सपोर्ट करना चाहिए, ताकि, या प्राइस सपोर्ट बोल सकते हैं, इनकम सपोर्ट बोल सकते हैं, कि उसे पर्टिकुलर इनकम देनी चाहिए महीने के महीने, ताकि वो अपनी तरीके से जो उसे जिस चीज में सब्सिडी चाहिए वो उसका लाभ उठा सके। तो ये आपका सेकंड पेपर के लिए मैं एक एडिटोरियल के पॉइंट्स बताया था। जो बच्चे चाहें इसके ऊपर एक एमएसपी या इससे मिलता जुलता कोई एक अच्छा एस्से एडिट लिख सकते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आगे चलते हैं। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इज एक्सपायरी डेट, तो इसकी एक्सपायरी डेट, ये एक अच्छा एडिटोरियल था कि आप्सपा, इसको हम आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को क्या बोल देते हैं, आप्सपा बोलते हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो ये क्या है कि ये भाई आर्म फोर्सेस को लगाया जाता है, बस इससे एक ही सवाल बनता है कि किन किन स्टेट्स में लगा हुआ है। तो याद रखेंगे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर, इन सारी स्टेट में आप्सपा लगा हुआ है। बस आपको स्टेट का नाम याद रखना है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये कहीं पे भी लग जाएगा तो वहाँ पे स्वतंत्रता खत्म नहीं होती, मतलब ये आर्म फोर्सेस को खुल एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। किसी को भी अगर उन्हें लगता है कि शक के बिना पे उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं, गोलियां भी चल जाती हैं। तो इसको ये पूछना है कि कब तक रहेगा, इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं।
इसमें एक कमेटी का नाम याद रखिएगा, संतोष हेगड़े कमेटी। संतोष हेगड़े कमेटी किससे रिलेटेड है? तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड है, याद रखेंगे संतोष हेगड़े कमेटी। आगे चलते हैं, प्रोसेस टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट सीडीएस। अब ये बहुत दुखद सूचना थी, आप सबको मिली गई होगी, बहुत दिन 2-3 दिन हो गए। जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया, तो अब वो थे सीडीएस। तो अब नेक्स्ट सीडीएस कौन बनेगा, इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी जो नॉर्मल, अभी मतलब थोड़े टेम्पररी वक्त के लिए जो आर्मी के जो चीफ हैं जनरल नरवणे, उनको बनाया गया है। अब ये जो सीडीएस है क्या क्या होता है? सीडीएस जो है वो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, और परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ स्टाफ कमेटी का। याद रखेंगे, चीफ स्टाफ कमेटी एंड प्रिंसिपल एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। प्रिंसिपल एडवाइजर होता है डिफेंस मिनिस्टर का, परमानेंट सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। ये 3 पोस्ट होती हैं जो इसके पास होती हैं, इससे ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो आज की न्यूज इतनी थी। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। अब से डेली न्यूज आएगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डू फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। और चाहे तो मेरे को भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरे को अपने आंसर भेज सकते हैं ताकि मैं उनको रिव्यू करके आपको बता सकूं। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अब कोशिश करूंगा मेरे से जितना हो सकेगा कि आपसे मैं जितना ज्यादा हो सके इंटरेक्ट कर सकूं। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, किस एक्ट में वुमेन्स की जो शादी की एज है उसे 14 साल कर दिया गया था, 14 ईयर्स कर दिया गया था। अब तो 21 साल होने वाला है, मैं 14 साल का पूछ रहा हूं। ये ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सो टेक केयर, बाय बाय।